बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको कोर्स आउटलाइन बताई है, उसके मुताबिक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जो चैप्टर्स मेरे टीचर से डिस्कस हुए, उन्होंने जो करवा दिए हुए हैं उनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम इस बुक का चैप्टर नंबर 11 है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसका इंट्रो डिस्कस करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, ये क्यों यूज़ की जाती है, किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, और प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे की जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका नाम देखें जी, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हुआ जी ऐसा अमल है जो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है। प्रोसेस एक चेन को कहते हैं, एक चेन, एक ख़ास तरीका, एक मेथडोलॉजी जिसके ज़रिए जो है कोई भी काम परफॉर्म किया जाता है। प्रोसेस की कॉस्टिंग करनी है। प्रोसेस कौन सा अंडरस्टूड है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो दैट डील्स विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट तो हम पहले भी कैलकुलेट करते रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में सीजीएस कैलकुलेट की है, मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा है। ये कॉस्टिंग किस चीज़ की है? तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्टिंग है। और प्रोडक्शन प्रोसेस भी कौन सा? ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जिनकी प्रोडक्ट जो हैं, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिनकी प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से होकर जाती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर जाती है। से दिस इज़ डिपार्टमेंट नंबर 1। पहले डिपार्टमेंट नंबर 1 जो है इसमें प्रोडक्ट जाती है। जब डिपार्टमेंट नंबर 1 उस पर वर्क कर लेता है तो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट नंबर 2 में चले जाती है, नेक्स्ट फेज़ में चली जाती है। फिर डिपार्टमेंट नंबर 2 जो है वो अपने पैटर्न के मुताबिक उस पर वर्क करता है, फिर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट नंबर 3 में चले जाती है। देन इट गोज़ टू द लास्ट डिपार्टमेंट। से अगर ये डिपार्टमेंट टोटल 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो रॉ मटेरियल जो है वो पुट इनटू द प्रोसेस। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट नंबर 1 में ऐड किया गया, इस डिपार्टमेंट ने से डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया, डायरेक्ट लेबर ऐड की, जितना इसको काम दिया गया था, जो इसकी वर्किंग थी वो इसने की इस डिपार्टमेंट ने। फिर इस डिपार्टमेंट ने आउटपुट जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 2 को दे दी। डिपार्टमेंट नंबर 2 के पास जब वो प्रोडक्ट्स गई, वो आउटपुट आई, डिपार्टमेंट नंबर 2 ने इसको अपने तरीके से इस पर वर्क किया, इस पर डायरेक्ट मटेरियल लगाया, डायरेक्ट लेबर लगाई, कॉस्ट लगाई, इस पर FOH लगाई। ज़रूरी नहीं कि हर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH लगाई जाए, सिर्फ मैं समझा ही रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट उस पर अपने लिहाज से वर्किंग करता है। फिर ये प्रोडक्ट जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 3 में चले जाती है। डिपार्टमेंट नंबर 3 फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर डायरेक्ट मटेरियल नहीं लगाता। डिपार्टमेंट नंबर 3 की अपनी वर्किंग है, वो सिर्फ डायरेक्ट लेबर लगाते हैं और कुछ FOH के एक्सपेंस करते हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर उसको डिपार्टमेंट नंबर 4 को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट नंबर 4 जो है वो उस पर डायरेक्ट मटेरियल लगाता है और FOH लगाता है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिनिश गुड्स में बदल जाती है, रेडी फॉर सेल हो जाती है। तो अब इशू क्या है? इशू ये है, देखें, एक प्रोडक्ट है, एक रॉ मटेरियल है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो उसने डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस पर उस पर कॉस्ट लगाई गई, अब वो फिनिश गुड्स में बदल गई है 4th डिपार्टमेंट में। द इशू इज़ कि अभी जो फिनिश गुड्स हैं इनकी कॉस्ट क्या है? फिनिश गुड्स की कॉस्ट क्या है? देखिए, कॉस्ट का पता होगा, कॉस्ट का पता होगा तो हम प्राइस सेट करेंगे ना। कॉस्ट में, कॉस्ट के लिहाज से हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर प्राइस सेट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद ये है कॉस्ट डिटरमिन की जाए। तो जब हम भाई किसी प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस से गुजार कर फिनिश गुड्स में बदलते हैं, उस पर हर स्टेज में कॉस्ट ऐड होती है,
तो हमें इस फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालने के लिए हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट चाहिए होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसे बिज़नेसेस जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर, डिफरेंट स्टेजेस से होकर फिनिश गुड्स में बदलती है, ऐसे बिज़नेसेस की जो फिनिश गुड्स हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम जो तरीका यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग, कि इस प्रोसेस की कॉस्ट निकालना। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि प्रोसेस कॉस्टिंग, ये चैप्टर इसके लिए जो है वो बनाया गया है, ऐसे बिज़नेसेस के लिए। इसमें शुगर मिल भी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, नंबर ऑफ़ अदर कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेसेस हैं। अब सब में तो ऐसा नहीं होता ना कि प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से दूसरे से तीसरे से चौथे डिपार्टमेंट में जाती है। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्रोडक्ट जो है वो तैयार करता है, फिर एक डिपार्टमेंट में वो सारी प्रोडक्ट्स चली जाती हैं, फिर वो उन सब डिपार्टमेंट्स के जो आई हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आउटपुट होती हैं हर डिपार्टमेंट की, उनको असम्बल कर देता है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी में, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी में। तो प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होकर फिर फिनिश गुड्स में बदलती है। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है एंड एट्सेट्रा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग की कैसे जाएगी, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करके फिनिश गुड्स की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए जो तरीका, जो मेथड, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है दैट इज़ नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है ये वो टेक्निक है, वो मेथड है जिसके ज़रिए किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है। इसी की शॉर्ट फॉर्म है CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है ये कैसे बनाई जाएगी, मैं ज़रा आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। जैसा मैं अभी बता रहा था कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को बनाने में 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3 एंड डिपार्टमेंट नंबर 4। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में ये 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 1 में भी बनाई जाएगी, डिपार्टमेंट नंबर 2 में भी बनाई जाएगी, डिपार्टमेंट नंबर 3 में भी और डिपार्टमेंट नंबर 4 में भी। अब होगा क्या, डिपार्टमेंट नंबर 2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तब बनेगी जब पहले की बनी हुई होगी। जब डिपार्टमेंट नंबर 1 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनी होगी तो तब मुमकिन है आप डिपार्टमेंट नंबर 2 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। जब डिपार्टमेंट नंबर 3 की बनानी होगी तो उसके लिए 2 की होना ज़रूरी है। जब डिपार्टमेंट नंबर 4 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको बनानी होगी तो उसके लिए पहले तीनों की बनी होना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का ये फ़ीचर है, ये खूबी है कि ये अपने से पिछले डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को अपने अंदर शामिल कर लेती है। मतलब अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 3 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 3 में बना रहे हैं तो ये अपने अंदर डिपार्टमेंट नंबर 1 की कॉस्ट और डिपार्टमेंट नंबर 2 की कॉस्ट शामिल करके आपको यहाँ तक की रिपोर्ट देगी। तो आपको डिपार्टमेंट नंबर 3 की CPR स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के बाद डिपार्टमेंट नंबर 3 तक जितनी भी कॉस्ट है उसका पता चल जाएगा। इसी तरह जब आप डिपार्टमेंट नंबर 4 के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे तो डिपार्टमेंट नंबर 4 की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होगी ये इस रिपोर्ट में डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2 और डिपार्टमेंट नंबर 3 इन तीनों की कॉस्ट को शामिल करके आपको डिपार्टमेंट नंबर 4 तक की कॉस्ट के बारे में ये रिपोर्ट बताएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट नंबर 2 की जब आप बना रहे हों तो वो डिपार्टमेंट नंबर 1 की बनी होनी चाहिए, 3 की बना रहे हों तो पहले दोनों की बनी होनी चाहिए, ताकि जब आप किसी भी स्टेज पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं वो अपने से पिछले सारे डिपार्टमेंट्स की समरी जो है, कॉस्ट जो है वो
एक्यूमुलेट कर ले और आपको बता दे भाई अब तक इतनी कॉस्ट जो है वो लग चुकी है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, टेक्निकलिटी कहाँ पर आती है। देखें, हर डिपार्टमेंट ने जो प्रोडक्शन करनी है वो उसने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे देनी है। डिपार्टमेंट नंबर 2 की जो आउटपुट है वो डिपार्टमेंट नंबर 3 के लिए इनपुट है। डिपार्टमेंट नंबर 3 की जो आउटपुट है वो डिपार्टमेंट नंबर 4 के लिए इनपुट है। होता क्या है कि जितने यूनिट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट नंबर 1 में स्टार्ट किए जाते हैं ना, वो सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 2 में नहीं आते। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 1 उनमें से कुछ को तो कंप्लीट कर लेता है कि वो इस हालत में आ जाएं कि वो डिपार्टमेंट नंबर 2 में चले जाएं, लेकिन कुछ यहाँ पर इन प्रोसेस रह जाते हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 1 में ही रहेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। इसी तरह जब डिपार्टमेंट नंबर 2 में यूनिट्स आएंगे, ये जब रिसीव करेगा डिपार्टमेंट नंबर 1 से, उसमें से जब ये वर्क करेगा तो इससे भी कुछ यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे जो ट्रांसफ़र होने के काबिल होंगे और कुछ इन प्रोसेस रह जाएंगे। इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर 3 और डिपार्टमेंट नंबर 4। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5000 यूनिट से आगाज़ किया, उसमें से 4000 इसने कंप्लीट कर लिए, 1000 इन प्रोसेस हैं, ये 4000 इसके पास चले गए, इसने उसमें से 3500 कंप्लीट कर लिए, 500 अभी तक इन प्रोसेस हैं। अब जब डिपार्टमेंट नंबर 3 में गए तो से हम 35 हम कह रहे हैं जी इसके पास आ गए, 35 में से ये हो सकता है 3200 जो है वो कंप्लीट कर ले, बाकी 300 इन प्रोसेस हों। और जब डिपार्टमेंट नंबर 4 में पहुँचे 3200 यूनिट्स जो हैं, तो उनमें से मुमकिन है डिपार्टमेंट नंबर 4 जो है उसमें से 2500 को कंप्लीट कर ले और बाकी 700 इन प्रोसेस हों। अब लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब होगा क्या, देखें, अगर आप इतना ही सिंपल होता ना तो हम कहते हैं भाई हम हर डिपार्टमेंट में जितना पैसा खर्च हो रहा है, कॉस्ट लग रही है, उसको टोटल कर लेते हैं। भाई हम टोटल तो कर लें, लेकिन मसला क्या है, वो जो टोटल कॉस्ट डिपार्टमेंट नंबर 1 में लगती है ना, वो इन पर भी लगती है, इन पर भी लगती है, कंप्लीटेड पर भी लगती है, इन प्रोसेस पर भी लगती है। इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर 2 की जो कॉस्ट है वो कंप्लीटेड पर भी लगती है, इन प्रोसेस पर भी लगती है। डिपार्टमेंट नंबर 3 की कॉस्ट इन पर भी लगती है, इन पर भी लगती है। अगर आप ऐड कर लेंगे तो भाई हमें तो चाहिए इन 2500 जो फाइनली कंप्लीटेड यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट चाहिए, ताकि हम इनकी प्राइस सेट कर सकें। तो हमारे पास अगर हम सिर्फ सिंपली सब डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट को ऐड कर दें तो वो तो बहुत ज़्यादा होगी। तो उनमें से तो कॉस्ट 1000 पर भी लगी होगी, 500 पर भी लगी होगी, 300 पर भी लगी है, 700 पर भी लगी है। तो वो तो सारी की सारी कॉस्ट 2500 यूनिट्स की हम समझ लेंगे। तो दैट्स वाई एक ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की खूबी ये है कि ये आपकी कॉस्ट को बताती है भाई कि कंप्लीटेड यूनिट्स पर कितनी कॉस्ट लगी है, इन प्रोसेस यूनिट्स पर कितनी कॉस्ट लगी है और लॉस्ट यूनिट्स पर कितनी कॉस्ट लगी है, ताकि आप कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट अलग से रख सकें, इन प्रोसेस की अलग से रख सकें और यूनिट लॉस की जो कॉस्ट है वो अलग कैलकुलेट कर सकें, और कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करके आप इनकी प्राइस डिटरमिन कर सकें। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के फ़ीचर्स मैंने कुछ आपसे डिस्कस कर दिए। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा फ़र्दर कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है इसके कितने हिस्से हैं, इस रिपोर्ट का क्या सिंपली फॉर्मेट है। प्रॉपर फॉर्मेट तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसके मेन पार्ट्स के बारे में जस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के टोटल 4 पार्ट्स हैं। हर रिपोर्ट को बनाने का स्पेशलिस्ट ने ख़ास मेथड रखा है, तरीक़ाकार रखा है, हमें उसी को ही फॉलो करना है। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है अगर हम इसके पार्ट्स डिस्कस करें तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड क्वांटिटी स्केड्यूल। सेकंड पार्ट
is cost charged to the department. Third part is cost accounted for as follows. और फोर्थ और लास्ट पार्ट है दैट इज़ कंप्यूटेशन एक्सप्लेन। बेसिकली ये वर्किंग का पोर्शन है कि हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं। तो ये कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट के 4 पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन 4 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव है इन 4 पार्ट्स को बनाने का। और हम अपने लास्ट लेक्चर में, इस वीक के लास्ट लेक्चर में इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट इंशाल्लाह ताला। होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।